प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अजय कुमार सिंह, वाणिज्य प्रवक्ता, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। विषय व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार, कक्षा 12 के बच्चों के कोर्स में, कक्षा 12 के कोर्स में देसी व्यापार शुरुआत है। देसी व्यापार से इनलैंड ट्रेड, जो व्यापार जो होता है, व्यापार कहाँ किसे जाता है, वास्तव में लाभार्जन के दृष्टिकोण से वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। व्यापार को 2 भागों में बांटा जाता है, देसी व्यापार और विदेशी व्यापार। देसी व्यापार क्या होता है? वह व्यापार जो कि किसी भी राष्ट्र के सीमा के अंतर्गत किया जाए, वह देसी व्यापार कहलाता है। और विदेशी व्यापार वह व्यापार होता है जब कोई भी व्यापार 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य किया जाए तो वह विदेशी व्यापार कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में देसी व्यापार के अंतर्गत व्यापारिक सौदे की गतिविधि, व्यापारिक सौदे की गतिविधि, कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन या सौदा करते समय किए जाने वाले कार्य। व्यापार में जो लेन देन होता है, उस लेन देन को सफल बनाने के लिए शुरुआत से लेकर के अंत तक व्यापारियों को विभिन्न क्रियाओं से गुजरना होता है। जैसे कि स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पूछताछ, इंक्वायरी। कोई सामान हमें खरीदना होता है तो निश्चित है कि हम उसे ऐसे स्थान से खरीदना पसंद करते हैं जहां हमें वह सामान श्रेष्ठ किस्म का, कम से कम लागत में प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम विभिन्न दुकानदारों से, विभिन्न स्थानों से पूछताछ करते हैं, पता लगाते हैं। पूछताछ का मतलब ये पता लगाया जाता है कि वह सामान कितने मूल्य में प्राप्त हो जाएगा, कब तक मिल जाएगा, यानी कितने समय में मिल जाएगा हमें। उस सामान का भुगतान यदि करना होगा तो वह भुगतान एक मुश्त होगा या किस्तों में किया जाएगा, सिर्फ नकद की व्यवस्था है या उधार भी मिल सकता है, कुछ हमें छूट भी मिल सकता है कि नहीं। इन सब बातों के बारे में हम जानकारी चाहते हैं। तो मुख्य रूप से मैं यहाँ पर 2 व्यवसायियों को लेते हैं। एक तो वह व्यवसायी है, वह व्यापारी है जो कि क्रेता व्यापारी है, यानी कि वह सामान खरीदना चाहता है। वहीं दूसरे तरफ विक्रेता वर्ग भी हैं। विभिन्न व्यापारी ऐसे हैं जो कि माल बेचने का काम कर रहे हैं। तो हम विभिन्न व्यापारियों के यहाँ पूछताछ का एक पत्र लिखते हैं, इंक्वायरी लेटर, और उसके माध्यम से हम पूछताछ करते हैं। हालांकि पूछताछ पत्र के माध्यम से कर सकते हैं, पूछताछ हम टेलीफोन के माध्यम से कर सकते हैं।
या व्यक्तिगत भेंट करके भी पूछताछ संपर्क बनाया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट क्रिया होती है पूछताछ की। इसी प्रकार से क्रेता व्यापारी जब विभिन्न व्यापारियों से पूछताछ करता है तो उस पूछताछ का उत्तर उसे मिलता है, तो जिस व्यापारी से वह संतुष्ट होता है, यानी जहाँ उसको अच्छा लगता है, वहाँ से माल को मंगाने के लिए, क्रय करने के लिए आदेश देता है। उस व्यापारी को एक ऑर्डर लेटर लिखता है जिसमें कि माल के बारे में समुचित जानकारी दी जाती है और कितने समय तक वह उपलब्ध हो जाए इसके बारे में भी लिखा जाता है। उससे संबंधित शर्तें भी लिखी जाती हैं। तो आदेश देना, इसके बाद ऑर्डर पत्र प्राप्ति की सूचना देना, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ऑर्डर। जब क्रेता व्यापारी विक्रेता व्यापारी को आदेश पत्र भेजता है तो उसे आश्वस्त करने के लिए विक्रेता व्यापारी के द्वारा एक लेटर भेजा जाता है क्रेता व्यापारी के पास कि हमें इस आशय से का, इस संदर्भ का कि हमें आपका आदेश प्राप्त हुआ और आपके आदेश के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अब आदेश पत्र प्राप्ति की सूचना देने के बाद अगली प्रक्रिया होती है माल उधार देना, सप्लाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए, बिक्री दो ढंग से की जाती है, या तो नकद बिक्री होगी, कैश सेलिंग, या तो उधार होगा क्रेडिट पर। तो नकद और उधार, नकद बिक्री की दशा में व्यापारियों के सम्मुख कोई समस्या नहीं होती है। एक हाथ से व्यक्ति कैश देता है और दूसरा व्यापारी कैश लेकर के रोकड़ के बदले में सामान देता है, वहाँ को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जब क्रेता व्यापारी के द्वारा यह कहा जाए कि हमें उधार माल चाहिए, उधार सामान वह खरीदना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसके सामने, विक्रेता व्यवसायी के सामने एक समस्या उत्पन्न होती है जिसके बारे में वह अभी जान रहा है कि नहीं जान रहा है। वैसे ग्राहक भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो पुराने ग्राहक हो सकते हैं या नए ग्राहक हो सकते हैं। यदि पुराना ग्राहक है तो उसके पिछले लेन देन को देख करके, उसके खाता विवरण को देख करके निर्णय लिया जा सकता है। परंतु यदि वह ग्राहक नया है और वह उधार माल चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसके सम्मुख समस्या होती है जिसके बारे में वह जानता नहीं, वह अपरिचित है, कैसे उसको उधार माल दे दे। तो इस दशा में वह थोड़ा सा समय लेता है और उसके बारे में जानकारी पहले हासिल करना चाहता है। जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ हमारे पास स्रोत होते हैं, जैसे व्यापारिक संदर्भ, ट्रेड रेफरेंस। इसके माध्यम से निजी साधन, व्यक्तिगत साधन, अगर उसका कोई पहुंच है वहाँ तक, तो वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। बैंकर से पूछताछ, वह जिस बैंक से लेन देन करता है उस बैंक के माध्यम से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, या उसके द्वारा बताए गए बैंक को पत्र लिख करके वह जानकारी
प्राप्त कर सकता है, व्यापार मंडल है, और व्यक्तिगत भेंट है यानी व्यक्तिगत संपर्क करके, और उसके आर्थिक चिट्ठे का निरीक्षण करके भी वह जानकारी प्राप्त कर सकता है। मेन जानकारी जो प्राप्त करना है वह यह चाहता है कि आर्थिक स्थिति के बारे में वह जानना चाहता है कि जिसको हम सामान बेचने जा रहे हैं, क्या भविष्य में वह हमारा सामान जो है, हमारे सामान का मूल्य चुकता कर पाएगा या नहीं, इसी के बारे में वो जानकारी चाहता है। जब वह संतुष्ट हो जाता है इन सब क्रिया के द्वारा, यानी उसके बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो वह अगली प्रक्रिया के तरफ बढ़ता है, माल एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ गुड्स। जैसा कि आदेश पत्र उसको मिला है, उस आदेश पत्र में कौन कौन सामान का आदेश किया गया है, उसकी वैरायटी क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, मात्रा क्या है, यानी मात्रा किस्म के आधार पर वह सामान को एकत्रित कराता है अपने गोदाम से। हो सकता है कि जो आदेश पत्र उसको मिला है उसमें से कुछ माल उसके पास न हो, तो ऐसी स्थिति में वह दूसरे व्यापारी से संपर्क करके माल मंगाता है। यानी कि जो आदेश पत्र उसको मिला है, ऑर्डर लेटर, उसी के हिसाब से वह माल को कलेक्ट कराता है। जब आदेश के अनुसार माल एकत्रित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अगली प्रक्रिया फिर आती है संवेष्टन करना, वह चिन्ह डालना, पैकिंग एंड मार्किंग। पैकिंग, संवेष्टन, यह क्रिया क्यों की जाती है? जिससे कि कोई भी सामान समुचित रूप से, जैसे कि आज की स्थिति में है वह कंपनी में, उसी के अनुरूप वह उपभोक्ता के हाथ में पहुंच सके, उसमें कोई क्षति न हो मार्ग में, इसके लिए वह पैकिंग किया जाता है, उसको बांधा जाता है। और यह पैकिंग जो होता है वह माल के स्वभाव के अनुसार होता है। जैसा माल होता है उसी हिसाब से पैकिंग की व्यवस्था की जाती है। गत्ते में, टाट या बोरियों से, लकड़ी के पट्टों से या लोहे की चद्दरों से, माल के स्वभाव पर निर्भर करता है पैकिंग की व्यवस्था। और उस पर एक चिन्ह डाला जाता है, मार्किंग किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गंतव्य स्थान पर, यानी जहाँ की माल जाना है वहाँ के ट्रांसपोर्ट पर उसको आसानी से उस व्यापारी के द्वारा पहचाना जा सके कि यह हमारा ही बंडल है, यह हमारा माल है। जैसे उसमें वर्गाकार आकार बना दिया गया पैकिंग के ऊपर, और उसमें कुछ अक्षर लिख दिए गए, जैसे कि ABC, या त्रिभुज के रूप में चिन्ह डाल दिया गया, इस पर लिख दिया गया GIP। अब इसको देख करके क्रेता व्यापारी आसानी से पहचान जाएगा कि यह हमारा ही बंडल है, यह हमारे लिए ही आया है। तो थोड़ा सा आसानी हो जाता है माल छांटने में, यानी माल प्राप्त करने में कोई दिक्कत उसको नहीं होती। तो माल की पैकिंग व मार्किंग करने के बाद अब आता है नंबर
माल को भेजा जाता है, माल को प्रेषित किया जाता है। विक्रेता व्यवसाय क्रेता व्यापारी के शहर तक, क्रेता व्यापारी के दुकान तक माल भेजने की व्यवस्था करता है। वैसे माल भेजने के जो साधन हैं, जैसे आप सड़क यातायात जानते हैं, जल यातायात और वायु यातायात, थल, जल, वायु। थल में सड़क परिवहन है और रेल परिवहन है। रेल की भी व्यवस्था है, सड़क की भी व्यवस्था है। ट्रक के द्वारा या रेल के द्वारा माल जा सकता है। जल यातायात में समुद्री जहाज़ के द्वारा, नावों के द्वारा, और वायु यातायात में एरोप्लेन, हवाई जहाज़ का प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसा माल है उसकी कीमत के हिसाब से, उसके आकार के हिसाब से, उसके स्वभाव के हिसाब से, वैसे जहाँ तक कोशिश किया जाता है कि परिवहन का खर्च उसका कम से कम आए और सुरक्षित दशा में माल पहुँचाया जा सके, तो उसी हिसाब से हम चुनाव करते हैं परिवहन के साधनों का। रेल के द्वारा यदि माल भेजा जाता है तो उसमें मालगाड़ी और सवारी गाड़ी, जैसा कि आप जानते हैं कि दो व्यवस्थाएं होती हैं। जब हमें ज़्यादा मात्रा में माल भेजना होता है, अधिक मात्रा में माल भेजना होता है, तो हम मालगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और यदि कम ही, थोड़ा ही माल भेजना होता है तो वह सवारी गाड़ी के द्वारा भी जा सकता है। तो इस दशा में रेलवे कार्यालय से संपर्क करके उस संबंधित प्रपत्र को भरा जाता है। कंसाइनमेंट नोट और फॉरवर्डिंग नोट, दो प्रपत्र होता है दोनों गाड़ियों के लिए, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी के लिए अलग अलग। तो इस हिसाब से आवश्यक कार्यवाही करने के बाद माल को उस स्थान तक पहुंचाया जाता है जहां से वो लोड होकर के गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। अब माल को प्रेषित करने के बाद विक्रेता व्यापारी जो है वह बीजक भेजता है क्रेता व्यापारी के शहर में, डाक के माध्यम से इनवॉइस भेजता है, बीजक, जिसमें कि माल का विवरण होता है और जो भी माल भेजा गया है उन सभी का सकल मूल्य कितना हुआ, छूट इत्यादि घटाने के बाद जो रकम होता है उसको उसमें लिखा जाता है और उसी बीजक के द्वारा क्रेता को यह ज्ञात होता है कि हमें कितना रकम चुकता करना है, जो माल का आदेश हमने दिया था उसका कितना भुगतान हमें करना है। और विक्रेता व्यापारी को भी उसी के द्वारा ज्ञात रहता है कि हमें फला व्यक्ति से, फला व्यवसायी से, अमुक व्यवसायी से हमें इतना रकम प्राप्त करना है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो बीजक को भेजा जाता है। बीजक को भेजने के बाद विक्रेता व्यवसायी जो है क्रेता व्यवसायी को पत्र लिखता है, इन्फॉर्मेशन देता है, सूचना देता है कि आपका माल भेज दिया गया है और आप अपने उपयुक्त स्थान से माल को प्राप्त कर सकते हैं। इस आशय का पत्र भेजा जाता है। अब इसके बाद की प्रक्रिया होती है, एक यहाँ पर आया एक शिकायत संबंधी पत्र व उत्तर, कंप्लेंट्स एंड रिप्लाई। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे उसको बीजक प्राप्त हुआ, माल उसको प्राप्त हो गया क्रेता व्यापारी को, लेकिन जब वह बंडल खोलता है, पैकिंग खोलता है
और बीजक से मिलान करता है, आदेश से मिलान करता है, आदेश पत्र से, कि क्या हमने जो आदेश दिया था उस आदेश के अनुरूप माल आया है या नहीं। और यदि उसमें कोई कमी पाता है, कोई त्रुटियां होती हैं, तो इस स्थिति में वह विक्रेता व्यापारी को शिकायत करता है, कंप्लेन करता है कि हमने तो अमुक सामान जो है यह इसका 12 दर्जन 12 डजन आदेश दिया था, लेकिन गिनने पर पता चल रहा है तो 10 दर्जन ही है। अरे हमने इस मूल्य का या इतने मूल्य में इस किस्म का माल भेजने का आदेश दिया था, आपने घटिया माल भेज दिया, यानी उस कैटेगरी का माल आपने नहीं भेजा। तो ऐसे शिकायत करता है और यह शिकायत पत्र वह भेजता है विक्रेता व्यवसायी के पास। विक्रेता व्यवसायी उस पत्र को पढ़ने के बाद उसका इतने ही कुशलता के साथ उसका उत्तर देता है कि ग्राहक खुश भी हो जाए और मधुरता दोनों में बनी रहे। तो शिकायत संबंधी पत्र व उत्तर हुआ। खाता विवरण भेजना, सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, खाता विवरण भेजना। समय समय पर विक्रेता व्यवसायियों के द्वारा खाता विवरण की प्रति बना करके भेजा जाता है। यह एक प्रकार से इसका उद्देश्य जो होता है, यद्यपि वह कहता नहीं कि मुझे रकम चाहिए, वह उधार रकम की वसूली के उद्देश्य से वह खाता विवरण बना करके भेजता रहता है, ताकि यदि कोई शेष है तो उसे आसानी से मिल भी जाए और ग्राहक नाराज भी न हो। देखिए, व्यापार में बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है ग्राहक, कस्टमर। समस्त व्यापार का केंद्र बिंदु जो है वह ग्राहक ही होता है। इसलिए ग्राहक को व्यापार में ईश्वर माना जाता है, परमेश्वर माना जाता है, अन्नदाता माना जाता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण स्थान ग्राहक का ही होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा रकम भी मिल जाए और ग्राहक नाराज भी न हो। इसी पर एक कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। खाता विवरण भेजता रहता है। इसके बाद भुगतान प्राप्त करना। अरे जाहिर सी बात भाई, सामान यदि बेचा जाएगा तो भुगतान तो मिलना ही चाहिए, और भुगतान वह बैंक के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, ड्राफ्ट के माध्यम से। और यदि भुगतान उसे मिल गया तो अगली प्रक्रिया होती है कि उसका भी कुछ फर्ज होता है, विक्रेता व्यवसायी का। जो भुगतान उसे मिला है उससे संबंधित रसीद, रिसिप्ट, जो रिसीव किए हैं पेमेंट को, भुगतान प्राप्त किए हैं, उससे संबंधित रसीद वह क्रेता व्यापारी को समय समय पर भेजते रहें जितना उन्हें भुगतान मिल गया। यदि भुगतान 5,000 रुपये का है या उससे ऊपर का है तो उस पर रसीदी टिकट होना चाहिए। तो आपने देखा, देसी व्यापार में जो सौदा होता है, सौदा करते समय जो किए जाने वाले कार्य होते हैं, पूछताछ से लेकर के भुगतान प्राप्ति की रसीद भेजने तक आपने देखा। धन्यवाद।